हेलो एवरीवन, एपी टीचिंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 7। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का ठोस स्वरूप है? जलवाष्प, प्राकृतिक गीजर, समुद्र में जल या ग्लेशियर। आपका जो ऑप्शन है उसमें सबसे सही आंसर है ग्लेशियर। देखिए, जलवाष्प उसने ठोस रूप पूछा है, यानी सॉलिड फॉर्म पूछ रहा है। वो जलवाष्प सॉलिड नहीं होता है, गीजर भी सॉलिड नहीं होता है और समुद्र में जल भी सॉलिड नहीं होता है। ग्लेशियर आपको सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है, इसलिए ये आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सही उत्तर के साथ खाली जगह भरे। डैश The traditional theatre form of Kashmir is a unique combination of dance, music, and acting, whereas originally the theatre from Swang was mainly dash based. यानी डैश कश्मीर की पारंपरिक लोक कला है जो नृत्य, संगीत व अभिनय का एक अनूठा संयोजन है, जबकि स्वांग एक लोक नाट्य का रूप है जो मुख्य रूप से डैश पर आधारित है। आपके पास ऑप्शन है रासलीला या नृत्य, भांड पाथेर संगीत, नौटंकी संगीत, नौटंकी नृत्य। देखिए इसका आंसर है बी। भांड पाथेर जो है वो एक जो है वो थिएटर है, ट्रेडिशनल पारंपरिक लोक कला जिसको आप बोल सकते हो कश्मीर की, ठीक है। और ये जो है संगीत से अलग है, ठीक है, क्योंकि स्वांग में जो होता है ना वो संगीत शामिल होता है। यहाँ पे आप संगीत लिखेंगे, ठीक है, स्वांग में संगीत शामिल होता है और पारंपरिक प्रोग्राम में यहाँ पे आएगा भांड पाथेर, ठीक है। तो भांड पाथेर क्या है? जिसमें ये एक नाट्य कला है जिसमें हंसने और हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। उसमें आप व्यंग करते हो, किसी ऊपर कटाक्ष कर दिया या उसकी नकल उतार दी या फिर जो है उसका हंसी मजाक उड़ा लिया, ये ऐसा होता है, ठीक है। और जो स्वांग है, ठीक है, ये आपको मुख्यतः यूपी में मिलेगा। जब मैंने आपको यूपी का ट्रेडिशन डांस पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था, उसमें यूपी में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, मुख्यतः इस रीजन में ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। देखिए ये है भांग पाथेर, ठीक है। ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मतलब ये जो पारंपरिक लोक कला है, अब इसके प्रति लोगों का जो उत्साह है, ठीक है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो परंपराएं हैं, ठीक है, अब एक तरीके से अपने मृत्यु के कगार पर है। अगर हमने इन्हें वापस से जीवंत करने का प्रयास नहीं किया तो एक दिन ये विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी सही बात है। आजकल आप नौटंकी के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, ठीक है, लेकिन आप खुद भी सोचिए कि आज से पहले कि आपने कभी भांग पाथेर का नाम सुना था? नहीं सुना था ना। तो इसी संदर्भ में ये जो है लाइन लिखी गई कि भांड पाथेर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये वही बात है जो मैंने आपको बताया। स्वांग उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फेमस है, कश्मीर की पारंपरिक लोक कला है, ठीक है, और इसमें जो है व्यंग, मजाक और नकल उतारा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द हाईएस्ट रीच ऑफ दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय आर इनहेबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय के उच्च इलाकों में निम्नलिखित में से किस जनजाति का निवास है? आपके पास ऑप्शन है लेपचा, जूलू, बुशमैन या हिम्बा। देखिए इसमें आंसर ए सही है। लेपचा जनजाति के लोग रहते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, ठीक है। चलिए आपको फोटो के साथ समझाती हूँ। ये देखिए, ये है लेपचा जनजाति के लोग। ये ऊंचाई पर रहने के लिए फेमस है, ठीक है। इनका त्यौहार है तेदोंग, ठीक है, जिसमें पर्वतों की पूजा करते हैं। देखिए इस त्यौहार के बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी एक बार जो है करा चुकी हूँ, आपको मैंने स्लाइड दिखाया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये सब चीज़ें जो है आप अगर कोई फिल्में देखी आपने, चाइनीज़ मूवीज़ हो गई या कोरियन मूवीज़ हो गई, तो उसमें अक्सर इनका जो है ये दृश्य आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रयोग पर विचार करें। टेक अ टिन कैन विद अ लिड, fill it experimentally half with water, heat it till the water boils, remove from heat, now pour fresh water over the can, what happened to the shape of the can। एक ढक्कन वाला टिन का डब्बा लीजिए, इसे पानी में लगभग आधा भर लीजिए, इसे तब तक गर्म कीजिए जब तक पानी तब उबलने लगे और फिर उसे आग से हटा दीजिए। अब इस डब्बे पर पानी छिड़के, डब्बे के आकार में क्या परिवर्तन आएगा? क्या डब्बे का आकार बिल्कुल नहीं बदलेगा या वो विरूपित हो जाएगा, यानी एकदम
मुड़ा जाएगा, या डब्बा फैल जाएगा, या डब्बा फट जाएगा। देखिए आकार में परिवर्तन ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उसको हीट कर रहा है। जब भी कोई चीज को आप गर्म करते हो उससे आकार में परिवर्तन आता ही आता है। डब्बा फट जाएगा, इतनी भी हीट नहीं होती है कि वो ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। डब्बा फैल जाएगा, इसके लिए भी बहुत हीट चाहिए होती है, ठीक है। तो उतने लेवल की हीट इसमें नहीं बन पाती है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि डब्बा विरूपित हो जाता है, क्योंकि आपने पहले उसे बॉईल किया, वो आधा गर्म है, ठीक है, आधा पानी है और आधा जो है जब उसको आपने हीट किया तो उसमें जो इवेपोरेशन के बाद जो गैस भरी हुई है, ठीक है, या आप इस तरीके से समझे कि उसमें जो भाप भरा हुआ है, ठीक है, जो पानी उसमें गर्म होकर के जो उसकी भाप भरी हुई है, आधे में पानी है गर्म और आधे में जो है वो भाप है, ठीक है। तो जब उसके ऊपर आप ठंडा पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो भाप को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करता है, वो उसमें जो है इधर उधर होना शुरू होती है, जिसके चलते जो है वो डब्बा जो है विरूपित हो जाता है। देखिए अब मैं एक फोटो के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। ये देखिए, ये कैन है, ये मान लीजिए यहाँ तक भरी हुई है, ठीक है, पूरा पानी है, ये गर्म हो रही है नीचे से। अब यहाँ पानी है, गर्म पानी, यहाँ पे भाप है जो कि गर्म है, आपने ऊपर से डाल दिया ठंडा पानी। अब ये भाप बाहर निकल नहीं पाएगी, तो वो आपस में इससे टकराती है, इसकी सतह से निकलने के लिए रास्ता ढूंढती है। तो इसमें इस प्रक्रिया में उसमें ऐसे ऐसे करके जो है वो ये कहते हैं जो है आकृति बन जाती है, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ देखें तो ये वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स एक्टिविटी डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं। वस्तुओं का उत्पादन पूछ रहा है, नहीं करती हैं। देखिए द्वितीय सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय और तृतीय सेक्टर या तृतीय सेक्टर। देखिए द्वितीय सेक्टर करता है। द्वितीय सेक्टर मैंने आपको बताया था, उद्योग वगैरह आते हैं, तो ऑफकोर्स उद्योगों से बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, आपका कपड़ा बनता है, ठीक है, आपके खाने मतलब आपके पहनने ओढ़ने की चीजें बनती हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। प्राथमिक सेक्टर से भी उत्पादन होता है, आप जो खाते पीते हैं वो प्राथमिक सेक्टर से आता है, ठीक है। बोथ सेकेंडरी और टर्शियरी, देखिए अब इसमें सेकेंडरी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तृतीय सेक्टर जो इसका सही ऑप्शन, तृतीय सेक्टर में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, वो सेवा क्षेत्र को हम कहते हैं, उसमें हम अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या फिर आर्किटेक्चर हैं, तो हम वहां जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं, उनके बदले में हमें जो है वो, जैसे हम अपनी सर्विस देते हैं तो उसके बदले में हमें जो है क्या मिलता है, हमारी मंथली सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलता है, तो ये जो है तृतीय सेक्टर, ठीक है। चलिए ये वही है, देखिए मैंने आपको बताया। ठीक है, ये देखते आइए एक बार देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर में। देखिए प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है, वन है, जो है खनन हो गया, फिशरीज होगी, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में आपको इंडस्ट्री मिल गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, जो क्राफ्टिंग का कार्य करते हैं, जो लोग हथकरघा उद्योग होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। थर्ड सेक्टर में आपको व्यापार मिल गया, बैंकिंग की सुविधाएं होगी, यातायात हो गया, शिक्षा हो गई, आपकी परंपरा होगी, आपका स्वास्थ्य हो गया, ये जो है सेवा क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडिंग बुद्धा ऑफ सारनाथ इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ विच डायनेस्टी। सारनाथ में खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा किस वंश की कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्त वंश, दिल्ली सल्तनत, प्रतिहार या मौर्य वंश। देखिए दिल्ली सल्तनत इसमें ऑफकोर्स आप हटा दीजिए, ठीक है, उस टाइम पे बुद्ध नहीं थे, मतलब दिल्ली सल्तनत पे जो है वो जिन वंशों ने शासन किया वो मुख्यतः जो है तुर्की साइड के लोग थे, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी दिल्ली वंश पे शासन करने वाले 5 जो राजवंश है उनके बारे में बता चुकी है, तो उनका बुद्ध से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। प्रतिहारों का भी नहीं है, मौर्यों का है, लेकिन उन्होंने जो है इसका निर्माण नहीं किया है, तो आंसर है गुप्त, ठीक है। गुप्त द्वारा जो है वो निर्माण किया गया है। मुख्यतः अगर आप देखें तो गुप्त जो कला है वो सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र, इस एरिया में बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित है। और जो गुप्तकालीन मूर्तियां होती हैं उनमें जो है सौंदर्य पर, ठीक है, और हाव भाव पर और जीवंतता पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इनमें 5 मुद्राएं आपको मिलती हैं जो है बुद्ध से संबंधित, जो है गुप्त काल में 5 मुद्राएं मिलती हैं। उसमें एक है ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा संबंधित आपको जो है मूर्तियाँ मिल जाएंगी। फिर भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, फिर आता है अभय मुद्रा, फिर आता है वरद मुद्रा,
फिर आता है धर्म चक्र मुद्रा। ये मुद्राएं आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है वो बौद्ध से संबंधित है या बौद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखिए, ये तो हम लोग आजकल बनाते हैं वो है, लेकिन ये है ओरिजिनल, इसके बारे में ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये इसकी जो है एक्सप्लेनेशन है। देखिए 5 मुद्राएं मिलती हैं इसमें, ध्यान मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा है, अभय मुद्रा है, वरद मुद्रा है, धर्मचक्र मुद्रा है और गुप्त काल जो चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने बताया था सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र में मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कैपिटल इज अ वर्किंग कैपिटल फॉर अ फैक्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी किसी कारखाने के लिए कार्यशील पूंजी है? इमारत, उपकरण, मशीनें, कच्चा माल। ठीक है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी भौतिक पूंजी के बारे में पूछा है उसने आपसे, फिजिकल कैपिटल, और वो वर्किंग कैपिटल की जो है कार्यशील पूंजी है। ठीक है, देखिए ये सारे ही आप सोचेंगे कि जो है भौतिक ही एग्जाम्पल। देखिए बिल्डिंग भी एक भौतिक फिजिकल फॉर्म में ही है, टूल्स भी फिजिकली फॉर्म में आपको मिलते हैं। ठीक है, मशीन भी फिजिकल फॉर्म में ही मिलती है, रॉ मटेरियल भी आपको फिजिकल फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन देखिए बिल्डिंग एक कार्यशील इमारत नहीं होती, एक बार बन गई तो उसके बाद आप उसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बिल्डिंग बन के तैयार। उपकरण में भी, उपकरण जिस चीज के लिए बनेगा उसी का इस्तेमाल, मशीनें भी, उत्पादन। लेकिन रॉ मटेरियल जो है कार्यशील पूंजी होती है, क्योंकि एक रॉ मटेरियल से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, इस रॉ मटेरियल से आप चाहे तो अपने लिए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या यहाँ तक कि रॉ मटेरियल के वेस्ट जो प्रोडक्ट्स बचता है उससे भी अन्य चीजें जो है वो बन जाती हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या है? एक कार्यशील पूंजी है, यानी अगर इसको आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको और फायदा होगा और बेनिफिट होगा। ठीक है, ये बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिविजन्स ऑफ हिमालयाज कॉम्प्राइज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल रेंज। हिमालय के किस उपभाग में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल की श्रेणियां शामिल हैं? कश्मीर उत्तर पश्चिमी हिमालय में, या फिर हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय में, या दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय में, या अरुणाचल हिमालय में। देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है, अरुणाचल हिमालय नहीं हो सकता क्योंकि लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये कश्मीर साइड में मिलते हैं, तो अरुणाचल नहीं हो सकता। दार्जिलिंग सिक्किम भी किसी कीमत पे नहीं हो सकता। हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कश्मीर में ही लद्दाख मिलेगा आपको, जास्कर मिलता है, पीर पंजाल और काराकोरम मिलता है। देखिए ये जो है भारत का मैप है मान लीजिए। ठीक है, ये बता, ये है आपके जो है वो ट्रांस हिमालयन जो है रीजन। ठीक है, इसी में आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश ये ट्रांस हिमालयन श्रेणियां हैं। ठीक है, और ये सब के सब जो है कश्मीर में स्थित हैं। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए हॉर्नबिल आपको पता है, ठीक है, एक पक्षी की प्रजाति है और ये जो है काफी मतलब जैव विविधता का एक सूचक होता है। ठीक है, ये जो है मतलब जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है, दो मतलब आपने देखा होगा नुकीली होती है इनकी जो बीक होती है। ठीक है, और ये बहुत एक तरीके से क्या कह रहे वो होती हैं, अगर ये जो है आपको मतलब आसपास देखने को मिलती हैं, ठीक है, वनों में, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो वन है वो वहाँ की जैव विविधता बहुत बढ़िया है। ठीक है, और वो मतलब वहाँ पे जो नेचर जो है उसका प्रोटेक्शन काफी अच्छे से किया गया, ये उनके सूचकांक होते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा नागालैंड। देखिए आगे देख लेते हैं, ये देखिए ये मैंने आपको बताया था इसकी बीक ऐसे होती है और ये लोग ऐसे डांस करके जो है वो उसको मनाते हैं। ठीक है, अन्य त्योहारों भी हम देख लेते हैं जो ऑप्शन में शामिल है। देखिए नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है, मिजोरम में चपचुरकुट या मिनकुट होता है, असम में बिहू होता है। देखिए ये है चपचुरकुट, ये आपने ऑप्शन देखा होगा फिल्मों में, टीवी सीरीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में ये चीज़ों को कवर किया जाता है, आपने देखा होगा। बिहू तो सबको पता ही है। ठीक है, और ये है डेरी फेस्टिवल या सांकेन फेस्टिवल, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व। अपशिष्ट जल उपचार में क्या शामिल है? सिर्फ केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, या फिजिकल और बायोलॉजिकल होता है, या फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल तीनों होता है, या फिजिकल और केमिकल होता है? देखिए, जब अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है, यानी कोई खराब जो है वो पानी है और उसे हम पीने योग्य पानी में बदलते हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हो या सिर्फ फिजिकल हो या सिर्फ बायोलॉजिकल हो, उससे पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तीनों होने चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी गलत है और बाकी ऑप्शन सी सही है और बाकी गलत है, क्योंकि इनमें सिर्फ 2 ही प्रोसेस के बारे में बताया गया, जबकि जब भी गंदे पानी को साफ पानी प्रतीत किया जाता है तो उसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों प्रकार के तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो इसके अलावा ऐसे आप उनको प्रोसेस करके सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तीनों प्रक्रियाओं से गुजरता है। देखिए ये है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, the technique of shifting or slash and burn cultivation practiced by the ethnic tribes community of Arunachal Himalaya is also known as dash cultivation। अरुणाचल में स्थित जनजातीय समुदायों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित या स्लैश बर्न खेती की तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? आश्रय, सीढ़ीनुमा, झूमिंग, झूम या समोच्च। देखिए, झूम खेती के बारे में आप सबने सुना है, ठीक है। झूम खेती मतलब कृषि की बहुत प्राचीन विधि है, जिसके अंतर्गत क्या किया था कि एक विशेष स्थल को आप जो है, मतलब इसे पूरे वन को नहीं काटती है, एक बारी में एक एरिया को चुनते हैं, ठीक है, और उसके सभी जो वन होते हैं उन्हें काट देते हैं, झाड़ियों को जला फैला देते हैं, फिर वहां पे वो खेती करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो एरिया में पूरी खेती कर लेते हैं, फिर वो छोड़ करके दूसरे एरिया में चले जाते हैं, और जिस एरिया में उन्हें खेती की वहां पे पौधों को दोबारा से उगने का और पेड़ों को दोबारा से लगने का फिर से मौका मिलता है, ठीक है। इसको हम कई जगह कर्तन या दहन प्रणाली या फिर पैडा पद्धति भी कहा जाता है, पैडा पद्धति, ठीक है। और मुख्यतः भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स है, वहां ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये देखिए, ये है झूम खेती, आपने देखा ही होगा, ठीक है। चलिए, ये जो मैंने आपको बताया कर्तन और दहन प्रणाली, पैडा पद्धति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट बिलोंग टू द मोनेरा किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? आपके पास एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैसिलस या यीस्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है यीस्ट, यीस्ट इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। यीस्ट जो होते हैं, ठीक है, यीस्ट जो होते हैं वो कवक में आते हैं, वो मोनेरा किंगडम में नहीं आते, वो कवक में शामिल है, ठीक है। चलिए, ये जो तीनों हैं साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, और जो है मतलब रॉड शेप्ड बैसिलस, ये सब जो है वो मोनेरा के विभाजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है मोनेरा किंगडम, इसमें ये सारे जो है जीव शामिल होते हैं। आप इनका जो है इनके प्रोनाउंसिएशन तो काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आप इनका नाम एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी का उदाहरण नहीं है? संक्रामक बीमारियां वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं या एक जीव से दूसरे जीव में फैलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं संक्रामक बीमारियां। तो इसमें आपसे पूछा है कौन सा उदाहरण नहीं। देखिए, फ्लू, सिंपल सी बात है, बुखार फैलता ही फैलता है, ठीक है। स्टेप थ्रोट, ये भी फैलता है, कोई किसी के गले में कुछ दिक्कत है और वो खांसे, तो अगर आप उसके आसपास है तो आपको भी वो आ जाती है, ठीक है। सर्दी जुकाम भी आपने देखा, अगर आपको है और आप किसी के आसपास खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो उन्हें भी लग जाता है। लेकिन उक्त रक्तचाप ये कोई एक्यूट डिजीज नहीं, ये बीमारी है लेकिन ये संक्रामक बीमारी नहीं होती है, ठीक है। इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, इसका नाम है साइलेंट किलर, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है या लो, क्योंकि आप रोज तो चेक करते नहीं हैं, और जब लोगों को नहीं पता चलता है तो काफ़ी अंत में आके जब उन्हें पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं साइलेंट किलर, ठीक है। ये देखिए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 80 से 120 के बीच में होना चाहिए, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, ठीक है।
ये मतलब बीमारी तब होती है आपको जब शारीरिक श्रम ना करें, आप मदिरापान करें, अधिक मोटापा हो और तनाव वगैरह भी आपको होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट वैष्णव संत एंड रिफॉर्म ऑफ असम? उनका नाम है महापुरुष शंकर देव। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महापुरुष शंकर देव जो कि असम के एक बहुत बड़े वैष्णव संत और समाज सुधारक थे, उन्होंने किस प्रकार की नृत्य शैली का जो है आविष्कार किया है? बिहू, पोपिर, सत्रिय, पोनुंग। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल है, आपको बताना उन्होंने कौन से किया है। ठीक है, देखिए उन्होंने जो है पोपिर, ये एक डांस फॉर्म है, 15वीं शताब्दी में के आसपास ये संत हुआ करते थे असम के। ठीक है, उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए, वैष्णव संत हैं तो इसके वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने इस डांस फॉर्म को जो है वो इसका आविष्कार किया था, लोगों को परिचित कराया था। देखिए हमारे यहाँ पे मतलब ऐसा भी माना जाता है जो है कि नृत्य से हो गया, संगीत से हो गया, ठीक है, या फिर जो है साधना से हो गया, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी आपके पास जो है वो विकल्प हैं। या तो आप अपने गायन से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, या तो अपने नृत्य से पसंद कर सकते हैं, जैसे शिव भगवान है, आपने देखा वो नृत्य करते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है ध्यान लगा लीजिए मुद्रा में, ठीक है, एकदम शांत हो जाइए। तो ये सब तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15वीं शताब्दी में था, वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए इसमें गीत, नृत्य और अभिनय सब शामिल है। तो इन्होंने एक तरीके से आपको बस ये बताया कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक और तरीका इन्होंने आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो है इनकी फोटो, इस तरीके से आप भगवान को जो है प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी, अटलांटिक ओशन। ठीक है, इसका तो आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अरब सागर में। देखिए प्रशांत महासागर में नहीं है, लक्षद्वीप भारत के पास है, प्रशांत महासागर में नहीं हो सकता, अटलांटिक महासागर में नहीं हो सकता, ये भारत का कोना है। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। यहाँ है लक्षद्वीप और मेनिकाय द्वीप। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे ही है अरब सागर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर किसी को इंडियन जो है फिजिकल इंडियन के फिजिक्स का मतलब जो है जरा सा भी आइडिया है, हल्का सा भी, तो वो इस क्वेश्चन को तुरंत हल कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? यानी निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विश्व संगठन विकास रिपोर्ट को जो है प्रकाशित करती है? आपके पास ऑप्शन है, जो है IMF करती है, वर्ल्ड बैंक करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक करती है। तो आपको पूछ रहा है, देखिए ये जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक मतलब ये सारी जितनी भी आपके पास संस्थाएं दी है, कोई ना कोई रिपोर्ट का प्रकाशन जरूर करती हैं। तो एक बार आपको इन सभी रिपोर्टों को भी याद कर लेना है ताकि आपको आगे चल करके जो है कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? यानी वन उन्मूलन के परिणाम कौन सा नहीं है? ठीक है, देखिए अगर आप वनों को काटेंगे तो पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी, ऑफ कोर्स होगी। ठीक है, उसने आपसे पूछा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता क्योंकि उसने आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, ये बात भी 100% सही है। ठीक है, पशु प्रजातियां जो है वो विलुप्त होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये बात भी सही है, पशु की प्रजातियां विलुप्त होंगी भाई, क्योंकि प्रदूषण है, तापमान बढ़ रहा है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो प्रदूषण में और तापमान में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जैसे आप छिपकली को ले लीजिए, छिपकली के जो अंडे होते हैं ना, उसमें वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान कम ज्यादा हुआ तो उन लोगों का पूरा जो है वो आप ये समझ लीजिए कि लिंग परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूजल स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए डिफॉरेस्टेशन का परिणाम नहीं है जो है भूजल स्तर में वृद्धि होना, है एक तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि टोटल परिणाम नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ये सबसे कम में आता है
इसका प्रभाव कम है। देखिए ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगर आपसे एक जनरल तरीके से पूछा जाए तो ये सारे ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको जो आंसर बताना है वो आपको जो ऑप्शन दिए उसको देख के बताना है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं, आपको ये बताना है कि जो आपके सामने 4 स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा सबसे सही आपके लिए है। तो ऐसा नहीं है कि डिफॉरेस्टेशन से जो है जल स्तर में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पर होती है या बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है, तो पौधे प्रदूषण में वृद्धि होगी, तापमान बढ़ेगा तो जो है पानी ग्लेशियर हमारे पिघल जाएंगे, तो जल स्तर में वृद्धि होगी, लेकिन वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, आप अपने ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे, ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि नहीं ये तो सब सही है, इसमें तो कुछ गलत ही नहीं है, क्वेश्चन गलत होगा, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको अपने ऑप्शन के हिसाब से सबसे सही ऑप्शन का चुनाव करना है या चयन करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following ancient poet is also known as आदि कवि, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि को आदि कवि कहा जाता है? वाल्मीकि, बाणभट्ट, श्री अरविंदो, बिल्हन। देखिए ये तो सिंपल सा सबको पता है, वाल्मीकि, रामायण लिखी थी उन्होंने, ठीक है, तो ये आंसर कोई भी कर सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। what is the name of the autobiography of विश्वनाथ आनंद, ठीक है। विश्वनाथ आनंद भारत में चेस प्लेयर हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है मास्टर माइंड, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, माइंड बॉगलिंग, चेस मास्टर। देखिए अब वो एक चेस के प्लेयर हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, चेस मास्टर को लगा देंगे, गलत है, ठीक है। माइंड मास्टर जो है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, माइंड के मास्टर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखिए अरेंज द एंशिएंट साइट एंड किंगडम गिवन बिलो फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। आपको क्रम बताना है, कन्नौज, अजंता, अल्होरा, ठीक है। यानी आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण में की तरफ अगर आप चलें, ठीक है, तो कौन सा शहर आपको पहले पड़ेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। आप समझिए आपके पास ऑप्शन है अजंता पहले पड़ेगा, कन्नौर पहले पड़ेगा, ये अल्होरा, ये सारे के सारे प्राचीन शहरों के नाम हैं। देखिए सबसे इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। सबसे पहले कन्नौज आएगा, फिर अजंता आएगा, नहीं सबसे पहले जो है कन्नौज आएगा, फिर अजंता आएगा, फिर एलोरा आएगा। ये जिस फॉर्म में दिया है वो फॉर्म ऑलरेडी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए आइए आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। बिफोर एंटरिंग इनटू बांग्लादेश इन विच डायरेक्शन डज द ब्रह्मपुत्र रिवर टर्न ऑलमोस्ट 90 डिग्री एट धुबरी? बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी के पास किस दिशा में लगभग 90 डिग्री मुड़ जाती है? आपका ऑप्शन है पूर्व में मुड़ती है, दक्षिण में मुड़ती है, उत्तर में मुड़ती है या पश्चिम में मुड़ जाती है, ठीक है। देखिए वो मुड़ जाती है दक्षिण में, आपके पास ऑप्शन बी, ठीक है, दक्षिण में मुड़ जाती है। देखिए बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी के पास दक्षिण दिशा में लगभग 90 डिग्री मुड़ जाती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। देखिए मैंने आपको मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी तब मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा संपूर्ण उद्गम जो है समझाया था। तो मैंने आपको बताया था कि वो जो है मतलब अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए फिर जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो अब देखिए बांग्लादेश जब प्रवेश कर रहे उसके प्रवाह की दिशा में अगर आप देखें तो दक्षिण की तरफ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप जो है अगर आपको पता हो कि नदी का फ्लो किस तरफ है और उस तरफ से अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे भले ही वो आपको नहीं आता हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से जो है अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानने के लिए और क्वेश्चन को और किस तरीके से हल किया जाता है आप हमारी क्लास देखते रहें। आई होप आपको इस क्लास का बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।